धन्यवाद पवन जी। सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बेहतरीन किताब पर यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया और शायद 6 महीने नहीं 9 महीने हो गए हैं इस किताब को मंगाए हुए और पढ़ते हुए। विलम्ब हुआ लेकिन वो आवश्यक विलम्ब था और मेरा स्वयं का मानना है कि ये किताब जितनी गहरी है तथ्यों में और जिन विषयों में ये जाती है उन विषयों को बहुत इत्मीनान से बहुत समझते हुए पढ़ना चाहिए। और मेरी आदत है मैं बहुत धीमे पढ़ता हूँ, जल्दीबाजी साहित्य के समय मुझे उचित नहीं लगती। मैं अपनी बात शुरू करूँगा क्योंकि समय काफ़ी लगने वाला है इस पे बोलते समय, तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करके मुद्दे पर आऊँ। स्नातक के दौरान अंग्रेजी साहित्य में मुझको एक निबंध पढ़ाया गया था फ्रांसिस बेकन का, उसका नाम था ऑफ स्टडीज़। और उसमें एक पंक्ति जो उसकी शुरुआती पंक्ति थी वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आई है। वो बोलती है कि सम बुक आर टू बी टेस्टेड, सम बुक आर टू बी swallowed एंड फ्यू अदर्स टू बी डाइजेस्टेड एंड assimilated। कुछ पुस्तकों को चखना चाहिए, कुछ पुस्तकों को निगल जाना चाहिए और कुछ पुस्तकों को अच्छी तरह चबा के जो है हजम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पुस्तक किस श्रेणी में आती है, ये आप लोग तय करेंगे क्योंकि सबके अपने अपने प्राथमिकताएं और जायके हैं। लेकिन जैसे ही मुझे गांधी और सरला देवी चौधरानी के नाम के साथ आई इस किताब के बारे में पवन जी ने बताया, मेरी सबसे पहली इच्छा ये हुई कि इसको पढ़ेंगे और इस पर अवश्य बोलूँगा। मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ कि ये पुस्तक ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में है, लेकिन यह इतिहास है या पुस्तक गल्प है इस बारे में लेखिका ने कुछ नहीं कहा है। यह आपके ऊपर है कि आप अनुमान लगाएं कि जिन घटनाओं का, जिन पात्रों का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसा वास्तव में घटित हुआ है जैसा इस किताब में लिखा है या कुछ उसमें कल्पना का समावेश है। एक और इत्तेफाक यह है कि लेखिका ने कोई भूमिका इस किताब में नहीं लिखी है। इतनी वास्तविक किताब होते हुए भी कोई भूमिका ना लिखना, क्योंकि भूमिका कई बार एक डिस्क्लेमर की तरह होती है जिसमें लेखक या लेखिका अपनी ओर से ये स्पष्ट करता है कि ये यथार्थपरक है या इसमें कल्पना का समावेश है, लेकिन इस तरह की इसमें कोई भूमिका नहीं है। एक नोट है संक्षिप्त, और जैसा कि इस पुस्तक के समीक्षक इतिहासकार सुधीर चंद्रा जी ने कहा है, मैं उसकी पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। इतिहासकार और जीवनीकार प्रायः तथ्यों के मायाजाल में फंसे रहते हैं। कुशल कथाकार तथ्यों के पीछे छिपे सत्य के मर्म को उद्घाटित कर देते हैं। इस संदर्भ में देखें तो अलका सरावगी एक कुशल कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में हमारे समक्ष इस पुस्तक को लेकर आई हैं। कुल 12 अध्यायों में इस पुस्तक को उन्होंने बांटा है और शीर्षक में भी उस 12 अध्याय का जिक्र उन्होंने किया है। एक पूर्व पीठिका भी है और उस पूर्व पीठिका में कुछ प्रश्न वो पाठकों के समक्ष छोड़ती हैं, और वो प्रश्न यूँ हैं कि जिस सरला देवी चौधरानी की विशिष्ट बौद्धिक प्रतिभा, सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहा, उनका स्थान आज इतिहास में या वर्तमान में कहाँ दर्ज है। जिस सरला देवी की मेधा से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने उनको अपने साथ सनातन धर्म के प्रचार के लिए, दर्शन के प्रचार के लिए विश्व यात्रा का आमंत्रण दिया था, उस सरला देवी से हम कितना परिचय हैं। जोड़ासांको के टैगोर परिवार में जन्मी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी के बारे में हम कितना जानते हैं, उनका इतिहास के पन्नों में कहाँ स्थान है, ये हमें खुद सोचना है और ये पुस्तक आपको इसलिए विवश करती है। एक और प्रश्न ये उठाती है कि क्या स्त्री के मुखर होने पे, स्वतंत्र चेता होने पर पुरुष या लगभग पूरा भारतीय समाज
असहज हो जाते हैं और जिससे गांधी जी भी अछूते नहीं रहे। असहयोग आंदोलन के बारे में सरला देवी चौधरानी के प्रश्नों ने गांधी को कितना आहत किया कि अंततः वे पुरुष की तरह ही साबित हुए, अन्य पुरुषों की तरह। इन सब विषयों पे ये किताब बात करती है। सरला देवी अक्सर ये बोला करती थी गांधी जी से कि गांधी जी भले ही औरतों को सत्याग्रह में लाना चाहते थे, उनकी शक्ति से परिचित थे और वो उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, कानून तोड़ने में उनको आगे रखना चाहते थे, लेकिन कानून बनाते समय और कोई लेजिस्लेचर के समय उन्होंने औरतों को वो स्थान नहीं दिया। कुल 12 अध्यायों में ये किताब विभाजित है और 12 अध्याय 12 शीर्षक के साथ हैं और प्रत्येक शीर्षक उस पटकथा से न्याय करता है जिसमें सरला देवी चौधरानी हैं मुख्य पात्र के रूप में, गांधी जी उतने ही बड़े पात्र के रूप में और अपनी उपस्थिति के साथ दर्ज हैं। इस पुस्तक में इतिहास की घटनाओं का, वास्तविक घटनाओं का जिक्र है। पढ़ते समय एक पाठक के रूप में मैंने तथ्यों की पड़ताल अन्य स्रोतों से भी की, तो जिन जिन घटनाओं का जिक्र है वो वास्तव में इतिहास में घटित हुई और किसी भी तरह का काल विभेद या गड़बड़ी नहीं है। जैसे कि यदि असहयोग आंदोलन की बात है तो उसकी डेट उस कथानक से बिल्कुल मैच करती हुई दिख रही है। लेखिका ने इस उपन्यास या पुस्तक को लिखने के पूर्व निस्संदेह बहुत बड़ी मात्रा में गांधी का साहित्य और इतिहास की किताबों का अध्ययन किया है। ये किताब स्वतः ये चीज़ स्पष्ट करती है। तो पहला अध्याय है, आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है। महात्मा गांधी सरला देवी से बोल रहे हैं। वर्ष है 1919 अप्रैल, और गांधी और सरला देवी चौधरानी के बीच भी जो भी प्रेम था या संबंध था, उसकी जो ऊष्मा थी वो शुरुआती 1 साल की है। उसके बाद गांधी की उनकी दूरी हो जाती है। इन सब चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगा, पहले आप सन याद रखें। 1919 24 अक्टूबर, जलियांवाला बाग कांड अप्रैल 1919 में हो चुका था और सरला देवी चौधरानी उस समय लाहौर में थी विवाह के उपरांत। गांधी जी अक्टूबर 19 में लाहौर की यात्रा पर आने वाले हैं और सरला देवी चौधरानी और उनके पति पंडित रामभज चौधरी के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने वाले हैं। लाहौर स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ है गांधी के दर्शन के लिए। ये भी याद रखें कि गांधी को भी भारत आए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, 6 साल। स्टेशन पर उनको लेने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय मौजूद हैं, जो उनको लेके हजारों की भीड़ में से निकालते हुए अंततः रामभज चौधरी के घर पहुंचते हैं। रामभज चौधरी जेल में है। उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस और बाकी जलियांवाला बाग के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनके आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया है और पिछले 6 महीने से वो जेल में हैं। तो गांधी के स्वागत के लिए सरला देवी अपने 12 वर्ष के पुत्र के साथ मौजूद हैं। सरला देवी की उम्र अक्टूबर 2019 में 47 वर्ष की है। गांधी उस समय 50 वर्ष के हैं और गांधी को ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए 13 वर्ष हो चुके हैं। ये उल्लेख तथ्यों का इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक कहानी को समझने जा रहे हैं और उन पात्रों को, उन घटनाओं को, जिनसे आप सही निष्कर्ष निकाल सकें कि इनके बीच में संबंध कैसा था, उनके बीच में क्या दैहिक संबंध था या आध्यात्मिक संबंध ही था। ये निष्कर्ष पाठक को निकालने हैं, इसलिए सारे तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है। 47 साल की सरला अपने 12 वर्ष के पुत्र के साथ उनके स्वागत के लिए घर के द्वार पर हैं और गांधी उन्हें देखते ही कहते हैं कि 19 वर्ष पहले कांग्रेस के अधिवेशन में तुमने नमो हिंदुस्तान करके एक गीत गाया था, वो मुझे आज तक याद है। उस समय सरला शायद 20 या 21 वर्ष की रही होंगी। सरला ये सुन के जोर से हंसती हैं तो गांधी छूटते ही बोले
क्योंकि गांधी का ऐसा उन्होंने देखा नहीं था कि कोई स्त्री इतना ठठाके इतने उन्मुखता से हंसती है। भारत में स्त्रियों को उस समय तक बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता से हंसने की अनुमति नहीं थी। संभवतः ऐसा माना जाता था कि उनको लजाते हुए ही हंसना चाहिए। तो सरला देवी चौधरानी की हंसी देख के वो बोलते हैं कि आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है। सरला देवी कोई साधारण स्त्री थी नहीं, और रवींद्रनाथ टैगोर जिनके मामा हों, जिसकी माँ स्वर्ण कुमारी हों, जो देश की पहली महिला उपन्यासकार हैं के रूप में दर्ज हैं, गांधी की बात सुनकर सरला देवी जोर से ठहाका लगाती हैं और उनको अंदर लेके जाती हैं और आप इत्मीनान से आराम कीजिए। लेकिन गांधी से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, एक के बाद एक जत्थों में लोग आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। तो लगभग रात हो जाती है और सरला देवी से उनकी बात नहीं हो पाती कोई। शाम होते होते गांधी सरला से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता है, क्योंकि जिस कांग्रेस अधिवेशन में मैंने तुम्हें गाना गाते हुए देखा था और आज लगभग 19 वर्ष बाद तुमको यहाँ देख रहा हूँ, इस दौरान बंगाल से लेके पंजाब तक का जो तुम्हारा सफ़र है वो कैसे गुजरा, यहाँ कैसे आई, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, तो तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सरला देवी कहती है आप आराम कर लीजिए, क्योंकि मेरी कहानी जल्दी समाप्त नहीं होती, सुनते सुनते आप थक जाएंगे। इसके बाद इस अध्याय में सरला देवी के परिवार का जिक्र है। उनके परिवार में जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके पिता यानी इनके सरला के नाना देवेंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, अवनींद्र जी हैं, उनके परिवार की बहुत सारी मामियाँ हैं जो उस समय भी बहुत भद्रलोक की स्त्री मानी जाती थी। बंगाल में उनका बड़ा प्रतिष्ठित घराना था और ऐसा माना जाता था कि बहुत पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों का परिवार है। और भद्रलोक में कितनी उन्मुक्तता होती है या कितनी आज़ादी होती है, उसका प्रतीक थी इनके परिवार की महिलाएं और नानियाँ। कुछ तो ऐसी थी कि उस समय भी अंग्रेजी परिधान पहन के अंग्रेज़ों की महफिलों में भी जाती थी और उनको इस तरह का कोई बंधन नहीं था कि आप ये वस्त्र पहने या ना पहने। लेकिन कहीं कहीं पर ये विरोधाभास भी देखने को मिलता है, जो संभवतः समाज का दबाव था कि जहाँ पर निर्णय लेने की बात आती है वहाँ स्त्रियाँ पुनः पुरुषों की ओर देख रही हैं। उस परिवार में भी सरला देवी एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हैं जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर जैसे मामा का स्नेह उन्हें प्राप्त होता है। उनके नाना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ताकि हिंदू धर्म से कुरीतियों को दूर किया जा सके। नाना और मामा दोनों का सरला पर विशेष स्नेह है। माँ स्वर्ण कुमारी, जो कि उपन्यासकार है, पहली भारतीय महिला उपन्यासकार के रूप में दर्ज हैं, वो सिर्फ अपनी साहित्य की दुनिया में ही रमी हुई हैं। सरला से उनका कोई विशेष स्नेह नहीं है। सरला को याद भी नहीं है कि कभी माँ ने प्रेम से एक हाथ भी फेरा हो। एक दाई माँ थी जो उनको दूध देने से लेके और पाल पोस के बड़ा करने तक उनके साथ थी। स्वर्ण कुमारी से उनका कोई भावनात्मक लगाव दर्ज नहीं है। माँ के स्नेह से वंचित हैं, लेकिन स्वतंत्र चेता हैं, क्योंकि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर उनको अनेक विषयों पे विचार विमर्श करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं पढ़ने के लिए। युवावस्था तक आते आते इनको लगने लगता है कि मैं जॉब करूंगी, और जॉब के लिए ये मैसूर राजघराने के एक स्कूल में सुपरिटेंडेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं। और वहाँ से जैसे उनको पता लगता है कि टैगोर साहब के परिवार की हैं, तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट उनको तत्काल नियुक्ति पत्र सौंपते हैं। जब माँ स्वर्ण देवी से ये कहती हैं कि मुझे कलकत्ता से या जोड़ा सांको से निकल के मैसूर जाना है, तो उस समय ये बहुत दूर, आज भी दूर है, कलकत्ता और मैसूर बहुत दूर है, लेकिन उस समय तो लगभग असंभव सी बात थी। तो उनकी माँ तुरंत नाराज़ होती हैं और पिता से कहती, पिता से अनुमति लो। इनके पिता भी बहुत विशिष्ट थे। इनके पिता
अन्य साड़ू भाइयों की तरह घर जमाई नहीं बने। अन्यथा टैगोर परिवार में स्वर्ण देवी की जितनी अन्य बहनें हैं उन सब के पति घर जमाई के रूप में ही रहते थे। इतना बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, बंगला, सब कुछ था, लेकिन इनके पिता जो है ने ये शर्त स्वीकार नहीं की थी और वो अलग रहते थे। लेकिन जब ये इनका अनुरोध हुआ कि मुझको मैसूर जाना है, तो पिता ने अंततः नाना जी के पास भेजा कि उनसे अनुमति लेनी होगी। अब देवेंद्र नाथ जी जो हैं, जो ब्रह्म समाज के स्थापक हैं, वो भी झिझक रहे हैं इनको अकेले भेजने में मैसूर। साथ ही उनको ये भी पता है कि सरला ने शादी ना करने का निर्णय लिया हुआ है, जो उनको नागवार लग गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर जाने के पूर्व तुम्हारी तलवार से शादी करवा दी जाए तो मैं जाने की अनुमति तुम्हें दे सकता हूँ। तो बड़े बड़े घराने हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं हैं और समाज का विवरण है। सरला को ये सारा माहौल बड़ा घुटन भरा लग रहा है। लड़ झगड़ के सरला मैसूर पहुंच जाती हैं। मैसूर का वर्णन है, तत्कालीन मैसूर और वहाँ की जनता का वर्णन है। बंगाल की तुलना में सुदूर दक्षिण की महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्र हैं, ज़्यादा आसानी से सभाओं में आती जाती रहती हैं। उनका परिवेश जो है बंगाल की तुलना में ज़्यादा आज़ाद है, जबकि ऐसा माना जाता है कि बंगाल इंटेलेक्चुअल्स की जो है जगह थी, लेकिन उनके घर में इस तरह की प्रतिबंध थे कि महिलाएं जो है पर्दे में रहेंगी। कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं कि टैगोर परिवार की कुछ बहुएं तो असूर्य पश्या, सूर्य की रोशनी भी उनके ऊपर नहीं पड़ी, और अगर वो उनको गंगा स्नान करना होता था या नदी में स्नान करना होता था तो जो डोली है, डोली से है डुबकी लगाई जाती थी, डोली से निकल के भी नहीं आना है, ये जिक्र है। तो ऐसा परिवार है। उस परिवार के अंदर कुछ मुखर महिलाएं हैं, ज़्यादातर चूँकि घर जमाई होने के कारण स्त्रियों की घर में स्थिति अच्छी है तो वो पार्टियों में भी जा रही हैं, विदेशी परिधान भी पहन लेती हैं। लेकिन तमाम बुद्धिजीविता के बावजूद परिवार का माहौल पुरुषों के हाथ में ही है, जबकि मैसूर में सरला देवी को खुली आबो हवा मिलती है। चिट्ठियों में वो विवरण करती हैं कि यहाँ बहुत आज़ादी है, महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, रात को भी चली जाती हैं, उनको पुरुषों से कोई भय नहीं है। मैसूर में वो अपना जॉब शुरू कर देती है, बड़ी खुश हैं। यहाँ बंगाल में पत्रकार कुछ पत्रों में टैगोर परिवार की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि बहुत समर्थ परिवार की महिलाओं को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर दूर जाके नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। इतना खाता पीता परिवार है, सब कुछ है, इनको आज़ाद ख्याल होने का इतना चस्का लगा हुआ है कि ये बाहर चली गई। और इस तरह की बहुत सारी आलोचनाएं, सरला के चरित्र को लेकर भी चर्चाएं होने लगी कि भाई ये तो शादी नहीं करना चाहती। सरला इन सब बातों से निष्प्रभावित रहते हुए मैसूर में अपना कार्य कर रही हैं। उनको एक घर दिया गया है अलग से, क्योंकि वो टैगोर परिवार से जुड़ी हुई हैं। कुछ दिन बाद एक घटना होती है कि जिस सरला को लगता था कि यहाँ का माहौल बहुत आज़ाद है, यहाँ पुरुषों से स्त्रियों को कोई खतरा नहीं है, ऐसा था नहीं। जिस घर में रहती थी उसके सामने एक युवक रहता था जो इनको लगातार देखता रहता था, और एक रात इनके घर में वो बाउंड्री वॉल फांद के घुस आता है। सरला की नींद खुलती है, चिल्लाती हैं, अंततः वो पकड़ा जाता है। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट होती है, पूरा हंगामा मच जाता है, यह खबर कलकत्ता तक पहुंचती है और कलकत्ता से तुरंत माँ का दबाव आता है कि आप वापस आइए। सरला भी उस दहशत में कि रात में कोई उनके कमरे में प्रवेश कर गया, बीमार हो जाती हैं। और जब बुखार में नींद से उनकी आँख खुलती है तो देखती हैं कि माँ स्वर्ण कुमारी उनके सिर पे हाथ फेर रही हैं। उपन्यासकार ने ये लिखा है कि संभवतः यह पहली बार था कि स्वर्ण कुमारी का स्नेह सरला को महसूस हुआ। सरला वापस चली जा रही हैं और कलकत्ता वापस पहुंच जाती हैं, लेकिन वो दुखी हैं क्योंकि कुछ इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो है वो खाली तो बैठेगा नहीं।
भारती नामक पत्रिका वहाँ से निकलती थी इनके परिवार से ही, टैगोर साहब के, तो उसकी ये संपादक बनने के पूर्व उसमें लेखन का काम शुरू करती हैं और निरंतर ये लेख रख रही हैं और उसमें स्त्री विमर्श के बारे में लेख लिखती हैं, तत्कालीन व्यवस्था के ऊपर व्यंग लिख रही हैं, जिसमें से एक व्यंग प्रेमियों की सभा, जिसमें सरला अपने मोहल्ले के उन लड़कों के ऊपर लिखती हैं जो हर लड़की को आते जाते घूरा करते हैं, और वो व्यंग में वो प्रेमियों की सभा नाम से इतना करारा प्रहार करती हैं कि जिसकी चर्चा पूरे समाचार पत्रों में हो जाती है कि ये कौन सी लेखिका है। रवि मामा और बंकिम बाबू उनके लेखन से प्रभावित हैं दोनों, और माता पिता भयभीत कि हमारी पुत्री तो विद्रोही हो गई है, शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी है। घर में बहुत हंगामा मचता है कि प्रेमियों की सभा जैसे व्यंग या लेख तो मत लिखो, इसमें तरह तरह की लोग बात करते हैं। अंततः उनको ये आदेश होता है परिवार से कि आप रामायण महाभारत और महाकाव्यों पर ही लिखें। दूसरा अध्याय शुरू होता है जिसका शीर्षक है और आप क्या कर रहे थे 1895 में। याद रखिए ये 1895 का काल है, अभी चल रहा है। सरला देवी गांधी जी से पूछती हैं कि मैं तो 1895 में लौट आई मैसूर से और ये स्थिति थी हमारी, आप क्या कर रहे थे। गांधी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे, एकाएक वो चुप हो गए और यह सोच के बेचैन थे कि 1895 में सरला जहाँ इन झंझावातों से गुजर रही थी तो कस्तूर क्या कर रही होंगी उस समय। सरला और कस्तूर की उम्र में 3-1 साल का अंतर होगा, पर परवरिश, शिक्षा और सपनों में कितना फर्क है। देश सेवा की दूर तक बात, स्वयं कुछ बनने और हासिल करने का विचार कस्तूर के मन में कभी आया ही नहीं होगा। गांधी जी भी अपनी पत्नी को शरीर से ज़्यादा क्या समझते थे। 20 साल की पत्नी को छोड़ के वो विदेश चले गए। बच्चा उस समय उनका हो चुका था एक, जब वो विदेश गए। वहाँ जाने के 3 साल तक उन्होंने एक भी पत्र कस्तूर को नहीं लिखा। एक छोटे से दूध-मुँहे बच्चे के साथ कस्तूर इंडिया में है और ये विदेश में। 1896 में 3 साल बाद 1896 में वे कस्तूर को लेने के लिए भारत लौटते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अफ्रीका लेके जाऊंगा। इस पुस्तक में भी जिक्र है कि कस्तूर को उनके परिवार की महिलाएं और सहेलियां लगातार तंज मार रही हैं। अरे वो तो चला गया, 3 साल बाद पता नहीं वहाँ हो सकता किसी गोरी मेम से शादी कर ली हो, वो काहे को ध्यान रखेगा, सुना है वहाँ की मेमें बड़ी सुंदर होती हैं। कस्तूर एक 20 साल की लड़की के ऊपर ये सब गुजर रहा होगा। गांधी ये सोच रहे हैं, इस उपन्यास में जिक्र है कि गांधी इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि मैंने उसको केवल शरीर माना और उसके मन के तो सोचा ही नहीं मैंने। गांधी आए और उनको लेके डरबन की ओर निकल गए हैं। गांधी अफ्रीका जा चुके थे और इसमें उन घटनाओं का जिक्र है कि उस समय तक गांधी अफ्रीका में भी बड़ा नाम हो चुके थे। कई सारे आंदोलन एक वकील के रूप में, एक पत्रकार के रूप में वहाँ वो कर चुके थे और पर्याप्त कुख्यात हो गए थे अंग्रेज़ों की नज़रों में। जो श्वेत समुदाय था वो उनसे नाराज़ रहता था। तो गांधी का जहाज़ जब कस्तूर को लेके डरबन पहुंचा तो 18 दिन तक उनको वहां से उतरने नहीं दिया गया, उस जहाज़ से किसी भी यात्री को। और श्वेत जो समुदाय था उसमें ये अफवाह फैल गई कि गांधी अपने साथ 600 भारतीयों को लेकर अफ्रीका आ रहे हैं और धीमे धीमे अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बढ़ जाएगी और ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसको लेके ज़बरदस्त गांधी का विरोध था। 18 दिन तक गांधी को जहाज़ से उतरने नहीं दिया गया। राजकोट से निकलने के बाद 45 दिन तक कस्तूर पानी के जहाज़ पे ही थी और 45 दिन बाद गांधी को जब ज़मीन पे पैर रखने को अवसर दिया गया तो ऐसा लिखा है उपन्यास में भी और हम सबको पता भी है कि लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और किस तरह एक उनकी महिला मित्र थी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पत्नी थी जिन्होंने गांधी को किसी तरह बचाया और थाने ले गई।
थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। गांधी जी पिट चुके थे, अच्छी तरह से उनकी पिटाई हो चुकी थी तब तक, लेकिन जान से नहीं जा पाए उस महिला के कारण, जिसने संभवतः छाता खोल के गांधी को बचाया था। थाने के अंदर गांधी हैं, कस्तूर बैठी हैं और कस्तूर गांधी को लहूलुहान देख के उनसे चिपक जाती हैं और वहीं कहती हैं कि हमें इस मुल्क में नहीं रहना, तुम्हारी जान को खतरा है, हम लोग वापस चलेंगे। जबकि सामान्यतः उस समय किसी पत्नी को, भारतीय पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपने पति को स्पर्श करने की मनाही थी। मनाही समाज के बंधनों में ऐसा माना नहीं जाता था कि इतने नज़दीक आओगे, लेकिन कस्तूर गांधी को लिपट गई हैं और रो रही हैं। अंततः गांधी जी वेश बदलकर उस थाने से निकलते हैं। वो सब दृष्टांत इसमें है। गांधी को इतना समझ आ गया था और गांधी इसमें सोच रहे हैं इस अध्याय में भी कि कस्तूर ने 3 माह की जेल भी काटी। दक्षिण अफ्रीका में एक मैरिज एक्ट था, उसका विरोध करते हुए कस्तूर को उन्होंने उतारा और बहुत सारी स्त्रियों को मोबिलाइज किया कस्तूर ने और उनको गिरफ्तार किया गया। तो अपने छोटे से बच्चे के साथ 3 माह की जेल भी कस्तूर को अफ्रीका में उठानी पड़ी। ये गांधी सरला को बता रहे हैं और कुछ सोच भी रहे हैं कि फिर भी कितना अंतर है कस्तूर और सरला में। तीसरा अध्याय शुरू होता है। बंकिम चंद्र बोल रहे हैं कि तुम वही गान गाओ सरला। ये कहानी सरला देवी गांधी को अपनी सुना रही हैं और उसी तरह उपन्यास चल रहा है। तो गांधी बोलते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वो जगह तो धर्मशाला हो जाती है, तुम्हें मेरी उपस्थिति से बहुत परेशानी हो रही है, तुमको बहुत काम करना पड़ रहा है और मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। उसको सुनते हुए मेरी थकान चली जा रही है, तो तुम मुझे अपनी कहानी विस्तार से सुनाओ। तो सरला भी कहती है कि सच तो ये है कि आपको कहानी सुनाते सुनाते मैं भी अपने आप को फिर से जांच रही हूँ, फिर से देख पा रही हूँ। एक जगह, उसी जगह ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है आहित अग्निका। सरला अपने आप को आहित अग्निका बोलती हैं, यानी कि यज्ञ में होम की जाने वाली स्त्री, या जो अपने आप को उस तरह से देखती है कि मैं तो यज्ञ में होम की जाने वाली हूँ, उस देश का जो यज्ञ है उसमें होम होने के लिए बनी हुई हूँ। तो अपने लिए वो शब्द इस्तेमाल करती हैं आहित अग्निका। सरला अपनी शिक्षा के बारे में और मैसूर से लौटने के बाद पत्रिका का संपादन करने लगती हैं। भारतीय पत्रिका के संपादक बना दी जाती हैं और अपने लेखन के बारे में, बंगाली युवकों में शौर्य जागृत करने के अपने प्रयासों के बारे में गांधी को विस्तार से बताती हैं। किस तरह वो बड़ौदा जाके उन्होंने दशहरा देखा और उनके मन में ये विचार आया कि इसी तरह का दशहरा या इस तरह का ही कुछ शक्ति प्रदर्शन बंगाल में भी होना चाहिए। बड़ौदा में वो देख के आई कि दशहरा में मल्ल चल रहे हैं, लाठी भांजी जा रही हैं, इस तरह के प्रदर्शन होते हैं जो युवाओं में, जंगी प्रदर्शन जिसको आप बोल सकते हैं, युवाओं में शौर्य भरने के काम आते हैं। जबकि कलकत्ता में सांस्कृतिक चेतना वाले डांस हो रहे हैं, लोकगीत गाए जा रहे हैं, बसंतोत्सव जैसी चीज़ें मनाई जा रही हैं। तो वो सरला देवी देखती हैं कि कल्चरल डिफरेंस बहुत है इस देश में। एक और चीज़ जो अंग्रेजी मीडिया ने उससे उड़ा दी थी कि बंगाली युवक जो है वो डरपोक होते हैं, ये आम तौर पर धारणा बना दी गई थी। तो इस विशेषण से मुक्ति पाने के लिए सरला देवी ने व्यायामशालाएं खुलवाई वहाँ पे, और कई व्यायामशालाओं में लड़के, गली मोहल्ले के बच्चे जो है इकट्ठे होकर व्यायाम किया करते थे। लठैती का वहाँ प्रशिक्षण दिया जाने लगा ताकि बंगाली युवकों में भी जोश आए। सरला की इन गतिविधियों से जो तत्कालीन अनुशीलन समिति, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रांतिकारियों का एक समूह था, तो अनुशीलन समिति के पुलिन दास सरला से मिलने आते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और हमको ये अखाड़ों से बहुत बच्चे क्रांतिकारी के रूप में मिल सकते हैं। पुलिन दास का नाम सुनते ही गांधी ने सरला को गला खखारा करते हुए चौंकाया, तो सरला भी मुस्कुराई। सरला ने यह भी बताया कि मैं पुणे जाके तिलक से मिली और उनको बताया है कि आपके जो आह्वान हैं उसके कारण युवक उग्र हो रहे हैं और कई जगह तो आपके नाम से चंदा भी वसूला जाने लगा है। तो तिलक ने
इस पर ऐतराज़ जताया और सरला से और अनुशीलन समिति से दूरी बना ली अपनी। उस समय तिलक उनके संपर्क में थे। ये सब घटनाएं इस किताब में दर्ज हैं और इनको मैंने कालक्रमानुसार अपने स्रोतों से जांचा तो बिल्कुल ये उपन्यास ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ चल रहा है। ये लेखिका की खूबसूरती है कि इस तरह से उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है जिसमें आप एक बारगी को तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐतिहासिक घटनाओं से लिखा हुआ उपन्यास है या कल्पना है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और रोचकता उतनी ही बनी हुई है। सरला उनको बताती है कि मैंने 1905 में एक बंगाल रेड क्रॉस नाम से सोसाइटी बनाई थी जो विश्व युद्ध में जो घायल लोग हैं उनके लिए कुछ, या जो रूस और जापान में युद्ध हुआ था उसके घायलों के उपचार के लिए बहुत बड़ी संख्या में उसमें भारतीय भी शामिल हुए थे। तो गांधी बताते हैं कि ऐसा ही इत्तेफाक था कि मैंने अफ्रीका में भी एक एम्बुलेंस ब्रिगेड बनाई थी। तो इस तरह से गांधी और सरला के बीच में आत्मीयता बढ़ रही है। सरला अपनी कहानी सुना रही हैं और गांधी रोज़ दिन भर की दिनचर्या से फ्री होने के बाद जल्दी से शाम को इंतज़ार करते हैं कि अब सरला के साथ बैठ के हम कहानी सुनेंगे। सरला जो है, जिसको खाना वाना बनाना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन वो गांधी के स्वास्थ्य की उनको बहुत परवाह होने लगी है और वो स्वयं किचन में जाने लगी हैं। यह देख के उनकी सास का मुंह फूला रहता है कि इसने अपने बच्चे के लिए तो कभी खाना पकाया नहीं और ये गांधी के लिए खाना पकाती है। और गांधी की एक आवाज़ पर ये भागती हुई उनके पास पहुंचती हैं। गांधी सरला से पूछते हैं कि सत्याग्रह सच्चे का हथियार है, लोगों को अहिंसा पर भरोसा रखना होगा। हालांकि यह बात समझने में लोगों को वक्त लगेगा। इसकी तुलना आप लठैतों से जो कर रही हैं, जो लठैतों के बारे में बड़े प्रशंसा बड़े भाव से सरला ने उनको ये बताया था। तो गांधी ने इसका इस तरह से प्रतिकार किया। स्थिति ये हुई कि अखाड़ों और व्यायामशालाओं के हिंसक होते जाने से अंग्रेज पुलिस की निगाह में सरला आ गई और देशबंधु चित्तरंजन दास ने उन्हें आगाह किया कि आप अपनी दूरी बनाइए, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। गांधी काफ़ी देर तक सरला से स्वदेशी और खादी पे बात करते रहे। शुरुआत में सरला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि खादी से किस तरह अंग्रेज़ों को जो है परास्त किया जा सकता है या स्वराज हासिल किया जा सकता है। जबकि अंग्रेज, आप कहते हैं कि उनका मन बदलेगा और अंग्रेज उससे छोड़ देंगे इस देश को। 15 लाख सिखों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, हजारों मारे गए थे, लेकिन उसके बदले में तो हमें जलियांवाला बाग मिला। तो ये प्रश्न, इस तरह की चीज़ें सरला देवी और गांधी के बीच में निरंतर हो रही हैं। लेकिन सरला देवी ने भारतीय पत्रिका का संपादन करते करते उसे सुकुमार साहित्य से निकालकर क्रांतिकारिता की ओर अग्रसर कर दिया था। एक और रोचक चीज़ उसमें हुई, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास बड़ी दीदी, ये भारतीय पत्रिका में 3 माह तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया बिना किसी नाम के, ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और लोग उसको पढ़ते रहें। इसका रहस्य बाद में उद्घाटित किया गया। जब ये उपन्यास खूब हिट हो गया, सबने पढ़ लिया, तब बाद में पता लगा कि ये तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय नामक कोई लेखक हैं। और इस तरह उस भारती के संपादन के साथ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जर्नी भी आरंभ होती है और ये सरला देवी इस तरह से उनसे जुड़ी हुई हैं। भारती के संपादन के दौरान ही सरला देवी का परिचय विवेकानंद जी से होता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो से लौट आए हैं, उनकी बहुत चर्चा है। यद्यपि सरला के नाना स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन जाने से नाराज थे। उनको ऐसा लगता था कि स्वामी जी को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और केवल अपने आप को केवल हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लिए ही सीमित ना रखें। सरला भी उनसे सहमत थी और सरला ने स्वामी विवेकानंद के विरोध में 2-4 लेख लिखे कि ऐसे समय में जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम है और तमाम समस्याओं से गुजर रहा है,
स्वामी विवेकानंद जैसे कद का व्यक्ति सिर्फ भाषण देके कैसे काम चला सकता है, उनको कुछ सक्रिय योगदान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने ये पढ़ा और सिस्टर निवेदिता को सरला से मिलने भेजा। सिस्टर निवेदिता ने उनको स्वामी जी के कामों के बारे में बताया कि वो केवल भाषण ही नहीं दे रहे हैं बल्कि निरंतर काम कर रहे हैं, किस तरह से प्लेग के मरीजों की सेवा वो कर रहे हैं। इन सब के उपरांत सरला का उनके बारे में विचार परिवर्तित होता है और सरला उनसे मिलने जाती हैं। सरला से मिलकर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जिस तरह की तुम्हारी शिक्षा है और जिस तरह का तुम्हारा विचार है, मुझे लगता है तुम्हारी भूमिका पूरी दुनिया में स्त्रियों को चेताने में होनी चाहिए। तो क्या तुम मेरे साथ आगामी विदेश यात्रा पे चलोगी? सरला के मन में तुरंत प्रश्न आता है कि मैसूर में नौकरी करने के लिए तो परिवार ने अनुमति नहीं दी थी, तो विदेश यात्रा की अनुमति हमें कहाँ से मिलेगी? सरला भारी मन से वहीं मना कर देती कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये एक तथ्य है कि स्वामी विवेकानंद ने सरला को अपने साथ आध्यात्मिक यात्रा पर विदेशों में चलने के लिए प्रस्ताव दिया था। सरला दुखी हैं, परिवार ने उनको अनुमति नहीं दी विदेश जाने की, और अंततः सरला ये तय करती हैं कि मैं अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद के आश्रम में जाके गीता का अध्ययन करूंगी। और अपने परिवार से बहुत नाराज़ थी उस समय, क्योंकि शादी ना करने का उन्होंने निर्णय ले लिया था और गीता का अध्ययन करने वो अल्मोड़ा चली जाती हैं। यहाँ माता स्वर्ण कुमारी जो हैं वो निरंतर दबाव बनाए हुए हैं कि इसकी शादी करनी है। सरला की उम्र 33 वर्ष हो गई है, 33 वर्ष हो गई है और शादी नहीं की है। उस समय के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। चिट्ठियाँ आ रही हैं और उनकी बहन बताती हैं कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी भी समय जा सकती हैं, और उनकी अंतिम इच्छा है कि तुम्हारी शादी हो तो, और तुम्हारे लिए एक आर्य समाजी लड़का ढूंढा है और बहुत सुदर्शन है और सब लोग बहुत खुश हैं, तो एक बार तुम माँ से आके मिल लो। तो चूँकि माँ डेथ बेड पे है, उनको ये बताया गया था। सरला भावावेश में आके वापस लौटती हैं और जब अपने घर पहुंचती हैं तो घर के दरवाजे पे तमाम तैयारियां हो रही हैं, पंडाल लगा हुआ है, हलवे बट रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं और पूरी तैयारी है कि उनका जो है एंगेजमेंट किया जाएगा। भीषण दबाव में सरला आ जाती हैं। अंदर जाके उनको पता लगता है कि जिससे शादी तय हुई है उसकी 2 पत्नियां पहले भी थीं जो निधन हो चुका है, यानी दुहाजू नहीं तिहाजू से उनकी शादी होने वाली है। आप समझिए, इतनी विदुषी लड़की को जिसकी कहानियों में जिसका नायक ऐसा है, उसकी कहानी, सरला ने एक कहानी लिखी थी, उसमें उनका नायक जो है मतलब उसकी प्रियतमा गुजर जाती है तो जो नायक है वो आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। वो उसका ख्वाबों का राजकुमार है और वर्तमान में स्थिति यह है कि उनकी ऐसे पुरुष से शादी होने जा रही है जिसकी 1 नहीं 2 नहीं, ये तीसरी पत्नी होने जा रही है। लेकिन सरला मना नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो परिवार की प्रतिष्ठा कि अगर सरला उसी पंडाल में से छोड़ के बाहर भाग जाती हैं तो पूरा टैगोर परिवार किसको मुंह दिखाएगा। ये दबाव आप कल्पना कीजिए। सरला अंततः स्वीकार कर लेती हैं कि जब नाना और मामा की भी सहमति है तो मैं क्या कर सकती हूँ। नाना इसको आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मिलन के रूप में देख रहे हैं। ये ब्रह्म समाजी हैं, वो आर्य समाजी हैं, राम भजदत्त। अंततः सरला का विवाह होता है, लेकिन सरला जैसे ही उनको पहली बार देखती हैं तो सुदर्शन व्यक्ति हैं, देख के उनको थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो और कुछ हो ना हो, पुरुष तो अच्छा है। सरला एक बताते हुए भावुक भी हो रही हैं गांधी जी को। गांधी जी चुपचाप सुन रहे हैं और गांधी जी फिर ये बोलते हैं कि सरला, सहने की शक्ति रखना ही सत्याग्रह का अंग है। किसी और को चोट ना पहुंचाकर खुद तकलीफ सह लेना ही सच्ची अहिंसा है। अगला अध्याय 4, मुझे भला केलन वृक्ष से क्यों ईर्ष्या होगी।
गांधी का प्रवास 2 महीने का है लाहौर में, सरला के पास। सरला के पति जेल में हैं, लेकिन गांधी की सेवा में सरला बिल्कुल एक पैर से तैयार हैं और खड़ी हुई हैं और बहुत खुश हैं। सरला की सास का मुंह फूला हुआ है, लेकिन पूरा लाहौर का केंद्र सरला का घर है, क्योंकि गांधी वहाँ रुके हुए हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा जारी है, बीच बीच में वो बातचीत भी करते रहते हैं। सरला उनके लिए भोजन बनाना, बकरी का दूध, ये सब कर रही हैं। गांधी उन्हें केलनबेक के बारे में बताते हैं कि उनका जर्मन मित्र केलनबेक था और गांधी के प्रभाव में आके उसने मांसाहार छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे खर्च न्यूनतम कर दिए और अपनी इतनी बड़ी ज़मीन उनको दान में दी जिस पे टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया गांधी ने। और केलनबेक के बारे में बताते हुए गांधी बड़े उत्साह में रहते हैं और बताते हैं कि लोग उसको गांधी का हनुमान कहने लगे थे। तो केलनबेक जो है गांधी का हनुमान है। शाम हो गई, सरला जब अपने बिस्तर पे थी तो सरला को 2 मिनट में ऐसा लगा कि शायद मुझे केलनबेक से ईर्ष्या हो रही है, गांधी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो वो अपने आप को छटकारती हैं कि मुझे क्यों उससे ईर्ष्या होगी। तभी दूसरे दिन खबर आती है कि साहब साबरमती आश्रम में 2 जो आश्रम के रहवासी हैं उन्होंने कुछ नैतिक रूप से गलत काम किया है। तो उनके नैतिक गलत काम के कारण गांधी जी ने स्वयं को 7 दिन के उपवास और निराहार जाने का निर्णय ले लिया है। साबरमती आश्रम में 2 लोगों ने कुछ गड़बड़ की, गांधी लाहौर में उपवास शुरू कर देते हैं और 7 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पश्चाताप करूंगा। तो सरला उनसे लगातार बोल रही है कि ये किस तरह का आपका ये फिलॉसफी है कि मतलब आप किसी और के पाप अपने सिर पे आप कैसे ले सकते हैं। तो काफ़ी डिबेट है, मैं पूरी डिबेट्स में नहीं जाऊंगा, आखिर आप लोग उपन्यास पढ़ेंगे तभी जाएंगे उसमें। सरला उनसे पूछती है कि दूसरों की गलती की जिम्मेदारी इस तरह कौन लेता है अपने को भूखा मारकर। लेकिन गांधी के अपने तर्क हैं। सरला ये सोचती हैं कि मुझे इस व्यक्ति से आध्यात्मिकता जानने के लिए इसके पीछे जाना ही होगा, ये आसान नहीं है समझना। एक मन उनका अपने पति के ऊपर लगा है जिनके ऊपर चार्जशीट हो गई है लाहौर षड्यंत्र केस में, और ऐसा समाचार प्राप्त हुआ कि उनको काला पानी भेजा जा सकता है। सरला बहुत दुखी हैं और गांधी से कहती भी हैं कि आप बात कीजिए अंग्रेज से अपने जो संपर्क हैं। गांधी संभवतः पत्र भी लिखते हैं जिसके कारण अंततः उनके पति को रिहा भी किया जाता है। सरला को मनी मन ये लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में इस तरह हावी हो रहा है कि एक बार ही लगता है कि सब कुछ छोड़ के इसके समक्ष समर्पण कर दिया जाए। अगला अध्याय है जिसका शीर्षक है तुम सचमुच शक्ति हो सरला। पति रिहा हो गए हैं और घर आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि सरला जो है गांधी की सेवा कर रही हैं और बहुत खुशी खुशी कर रही हैं और इतनी खुश हैं जितनी कि उनकी उपस्थिति में भी नहीं रहती। तो रामभद्र चौधरी को भी थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो रहा है। सरला बताती है कि एक औरत को एक संस्कृति से निकालकर शादी रचाकर दूसरी जगह कहीं दूर भेज देना वैसे ही है जैसे एक फलते फूलते पेड़ को कहीं और रोप देना। शादी के 5 साल बाद सरला देवी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है मनुस्मृति में दर्ज स्त्री विरोधी बातों से नारी समुदाय को चेताना। ये विवाह के उपरांत है, गांधी के उनके जीवन में आने के पूर्व की घटना है, लेकिन सरला गांधी को लगातार बता रही हैं। यानी कि सरला देवी कांग्रेस में और सत्याग्रह में गांधी के आगमन के पूर्व ही सक्रिय थी। गांधी सरला को बताते हैं कि अफ्रीका में भी उनके जीवन में बहुत सारी स्त्रियां रही हैं। वो बताते हैं कि एक मेरे मित्र थे, जर्मन मित्र हेनरी पोलक, और उनकी पत्नी का नाम था मिली, जो इनकी बड़ी प्रिय मित्र थी। तो कह रहे मिली ने एक बार मुझे
ये बताया है कि भारतीय पुरुष के जीवन में तो फिर भी आराम लिखा है, वो आराम कर लेता है, लेकिन भारतीय स्त्रियों के जीवन में काम से एक घड़ी मरने तक की फुर्सत नहीं है। वे पुरुषों की दासी मात्र हैं और उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये मिली कह रही है गांधी से। गांधी इसका प्रतिवाद करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम महिला को देवी मानने वाले संस्कृति से आते हैं। और वो उनको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाते हैं कि वो जो है अपने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई। तो सरला को बताते हुए कहते हैं गांधी जी कि मिली मेरी बात सुन के हंसती है और कहती है तो अच्छा, तो पति की सेवा में उसे यम से भी लड़ना होता है। आपकी कहानी से तो मेरी ही बात प्रमाणित हो रही है। यह सुन के सरला भी खूब हंसती है। और गांधी बात ही बात में सरला से कहते हैं, लेकिन तुम भी तो अंग्रेजों से अपने पति को छुड़ा लाने के लिए संघर्षरत हो। बातचीत आगे बढ़ती है। गांधी सरला से कहते हैं कि औरतों में कष्ट सहने की क्षमता अधिक है, वे सत्याग्रह को सही नेतृत्व दे सकती हैं। हालांकि उनमें ना किसी भी तरह से पुरुषों से कम काबिलियत है और ना ही बुद्धि किसी तरह से पुरुष से कम है। यानी गांधी उस समय तक आते आते यह समझ गए थे कि सरला जैसी विदुषी महिला को अपने सत्याग्रह से जोड़ना है और भारतीय महिलाओं में स्वदेशी चरखा और खादी के प्रचार प्रसार के लिए उनको आगे करके उनमें प्रोत्साहित करने के लिए उनका इस्तेमाल करना है। गांधी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि जो काम एक पुरुष नहीं कर सकता वो सरला जैसी स्त्री कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। सरला गांधी की सभाओं में जाने लगती हैं उनके साथ ही। लाहौर में भी बहुत सारी सभाएं पंजाबियों के बीच होती हैं और सरला गांधी के साथ वहाँ पर स्वदेशी में भाषण दे रही हैं। महिलाओं से संवाद सरला के ही जिम्मे है। और इस तरह से 2 माह गुजर जाते हैं और गांधी वापस साबरमती आश्रम चले जाते हैं। गांधी के जाने पर सरला एकदम उदास है। रामभद्र चौधरी सरला का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं कि इतना उदास तो ये अपने बेटे और मेरे जाने पे भी नहीं होती। और इस दौरान सरला ने ये किया कि अपने 12 साल का जो बेटा दीपक था इनका, उसको गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम भेज दिया है और अपने पति को ये मना लिया है कि ये इसकी शिक्षा अब साबरमती आश्रम में ही होगी। और उनके पति भी मान जाते हैं। गांधी जी के साथ दीपक जा चुके हैं और सरला बहुत दुखी है। हर समय वही स्वदेशी चरखा सत्याग्रह इनकी बातें करती रहती हैं। तो रामभद्र चौधरी खिसिया के बोलते हैं कि लगता है तुम गांधी का तोता बन गई हो, उनकी हर बात दोहराती रहती हो। चरखा, सत्याग्रह, अहिंसा, सादा जीवन, फलाहार, ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह, और कोई काम है नहीं। रामभज दत्त की माँ भी मौका देख के बोलती हैं कि देख पुत्र, वो गांधी होगा महात्मा ब्रह्मचारी, पर हमें ना जचा। महात्माओं का गृहस्थी में क्या काम। उसके खाने पीने के लिए सरला ने जो किया वो तो अपने बेटे दीपक के लिए भी नहीं किया। खाने पीने के इतने चोंचले तो कहाँ के महात्मा। उनकी सास बोल रही हैं। यहाँ गांधी निरंतर पत्र लिखना शुरू कर देते हैं सरला को साबरमती आश्रम से, और दीपक के बारे में, उनके कुशलक्षेम के बारे में सारी जानकारी देते रहते हैं। और रामभज भी ये पाते हैं कि दीपक अच्छी जगह पे है, गांधी के संरक्षण में है। गांधी उन्हें बताते हैं कि हमने एक डेनमार्क की जो एस्पर फेयरिंग हैं, उनको दीपक को अंग्रेजी पढ़ाने का जिम्मा दिया हुआ है। कुल मिला के घर में शांति है। और गांधी जब तक उनके घर में रहे तो रामभज को लगता था कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो झुंझलाहट में एक दिन वो सरला से बोलते हैं कि अब तो लगता है तुम भी गांधी जितना कम खाने लगी हो। अगर जोगिया कपड़े पहन लो तो अपने मामा अवनींद्र नाथ की पेंटिंग में जो भारत माता है तुम वैसी ही लगोगी। 4 हाथ तो तुम्हारे वैसे भी उगाए हैं। अगला अध्याय है
अब तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। शीर्षक से ही पता है कि ये बात गांधी कह रहे हैं। यहाँ निरंतर सरला और गांधी में पत्राचार चल रहा है। सरला ने क्या सपने में भी सोचा था कि काठियावाड़ी पगड़ी पहने जिस मामूली से दिखते गांधी से 19 साल पहले वो कांग्रेस के अधिवेशन में मिली थी, किसी दिन जिंदगी पर वो इस कदर छा जाएगा। सरला यहाँ निरंतर सभाओं में जा रही हैं, गांधी वापस चले गए हैं। सरला यहाँ लाहौर में स्वदेशी और सत्याग्रह के प्रचार में सभाएं ले रही हैं और लोग उन्हें माताजी कह के बुलाने लगे हैं। साबरमती की एक सभा में गांधी ने स्वयं को सरला का ऋणी बताते हुए कहा कि उन्होंने एक बहन की तरह लाहौर के अपने घर में उनका ख्याल रखा। एक बहन की तरह, इन्वर्टेड कॉमा में। महादेव देसाई सरला के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन साबरमती आश्रम के कई लोग सरला से ईर्ष्या रखने लगे हैं। गांधी के प्रति सरला के अत्यधिक झुकाव के चलते पति रामभज को भी उदासीनता हो गई है कुछ और वो कम बात करने लगे हैं। गांधी का एक पत्र और आया और गांधी उस पत्र में लिखते हैं कि आज सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल मन में आया है। तुम मेरे लिए एक कीमती रत्न की तरह हो। कीमती रत्न पढ़ के सरला दिन भर ख्वाबों में खोई हुई हैं कि मैं गांधी जी जैसे व्यक्ति के लिए कीमती रत्न हूँ। गांधी जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब आज़ादी के यज्ञ में कूद जाना चाहिए और इसके लिए तुम्हें रामभज चौधरी से अनुमति ले लेना चाहिए। सरला के मन में वही प्रश्न फिर से आता है कि इसी तरह शादी के समय मुझे किसी पुरुष से अनुमति लेनी पड़ी थी और अब अपने पति से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक अंश है, मैं पढ़ना चाहूँगा इस किताब से। सरला देवी ने पत्र पढ़कर लंबी सांस छोड़ी। गांधी के यज्ञ की अग्नि में कूदने से पहले पति की आज्ञा लेनी होगी। गांधी बार बार इशारा कर रहे हैं, इशारा भी क्या, साफ साफ ही लिख रहे हैं। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रामभज दत्त के मन में उनकी बातों को लेकर बहुत ऊहापोह है। यह भी जानते हैं कि सरला को पति का सहयोग नहीं मिला तो उसके लिए देश हित का काम करना आसान नहीं होगा। गांधी खुद रामभज चौधरी को कह चुके हैं कि देश का आप दोनों पर पूरा अधिकार है। रामभज चौधरी क्यों नहीं समझ रहे? सरला ज़्यादा कुछ कहने लगे तो मजाक में बात उड़ा देते हैं। सरला, तुमने मेरे हृदय में एक ऐसी शून्यता छोड़ दी है जिसको मैं भर नहीं पाता। तुम्हारे अप्रतिम स्नेह का मुझे विश्लेषण करना होगा। हिंदुस्तान में सिर्फ मालवीय जी ऐसे बंदे हैं जिनके सामने मैं अपनी आत्मा के द्वार खोल सकता हूँ और उनकी बातों को वहाँ रख सकता हूँ, पर उनके व्यस्त जीवन में मेरे नए ख्यालों और प्रयोगों को सुनने का वक्त नहीं है। तुम मेरे विचारों को पूरे दिलो दिमाग से, पूरी दिलचस्पी से सुनती हो। तुम्हारे पास एक साफ सुलझा हुआ तेज़ दिमाग है, इसलिए तुमसे अपने प्रयोगों के बारे में बात करने में बहुत आनंद है। तुम्हारी आलोचना से भी मुझे बहुत मदद मिलती है। तुम्हारा संगीत मेरे लिए टॉनिक है। जैसा कि आश्रम के 2 दिनों के अनुभव से तुमने जान लिया होगा कि तुम सेक्रेटरी के रूप में भी इतनी बुरी नहीं हो। आगे वाले पत्र में गांधी जी उनको माय डियर सरला कह के संबोधित करते हैं। उस संबोधन पर भी सरला अटक जाती हैं। गांधी जी सरला के मोह में इतना पड़ चुके हैं, जैसा कि आपने शीर्षक में भी लिखा है, मोह में महात्मा, कि वो एक दिन में 4-4 पत्र सरला को लिख रहे हैं। गांधी के आश्रम के बाकी लोग इस चीज़ को लेके थोड़े से नाराज भी हैं कि गांधी इतना समय सरला को दे रहे हैं। सरला से वो कह रहे हैं कि रामभज को मनाओ और देश सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर यहीं आ जाओ। रामभज को भी गांधी ने अलग से पत्र लिखा और सरला उसमें बोल रही हैं कि गांधी की चिट्ठी रामभज पढ़ते समय वो उनके चेहरे को देख रही हैं। गांधी के चिट्ठी को पढ़ने के बाद रामभज कुछ नहीं बोलते, पत्र सरला को पकड़ा देते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद अपनी पत्नी से पूछते हैं रामभज चौधरी कि सरला, एक बात बताओ
क्या तुम सचमुच मानती हो कि उपवास और प्रार्थना करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर हम देश को आज़ाद करा पाएंगे? गांधी का अपने शरीर को कमज़ोर बनाना मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। ये रामभद्र चौधरी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। सरला उनसे कुछ बोल पाने की अभी स्थिति में है नहीं, हालांकि सरला का मन भी निरंतर गांधी की ओर खिंच चुका है। अगला अध्याय है, अब यह बिछुड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। गांधी लगातार पत्र लिख रहे हैं, सरला भी उनके उत्तर दे रही हैं, और गांधी यहाँ बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खादी की साड़ी बनवाई है। सरला ने इसके पहले एक ट्रेन यात्रा में गांधी से इच्छा जाहिर की थी कि मैं खादी की साड़ी पहनना शुरू करूंगी। उस समय तक खादी की साड़ी कोई नहीं पहनता था, शादी के वस्त्र बनने लग गए थे खादी के, लेकिन साड़ियाँ हल्की ही रखी जाती थी, शायद मलमल करके कुछ वस्त्र पहनते थे लोग। सरला ने साड़ी पहनने का निर्णय लिया और अपनी डायरी में दर्ज किया, और सरला देवी हिंदुस्तान की पहली औरत है जिसने इस परिधान को पहना है। सरला देवी को खद्दर की मोटी साड़ी में देख के मामा रविंद्रनाथ भी मुस्कुराए और बोले कि इस पोशाक में कोई खराबी नहीं है, तुम चाहो तो इसको हर जगह पहन सकती हो। रविंद्रनाथ को उस समय तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और वो बड़ा नाम हो चुके हैं। तो मुंबई में उनके सम्मान में एक पारसी उद्योगपति हैं जेबी पेटिट, उन्होंने रात्रि भोज रखा है। अच्छा, इस उपन्यास में एक और खूबी है कि अपने साथ ही बहुत सारे पात्रों, ऐसे ऐसे पात्रों का परिचय हमको करा रही है जिनके बारे में आमतौर पे हम जानते नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं बाद में भी एक साथ भी बता सकता हूँ, लेकिन अध्याय दर अध्याय उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो जेबी पेटिट ने अपने घर में रात्रि भोज रखा है और उस महफिल में सरला खादी की साड़ी पहनकर जा रही हैं। क्लर्जी क्लास है, अभिजात्य वर्ग की महफिल है। उस महफिल में दिनसा मानेक जी पेटिट की बेटी रूटी, या जिनका नाम रतनबाई पेटिट था, वो भी मौजूद थी, जिसे उस समय मुंबई की सबसे सुंदर और सबसे फैशन परस्त महिला माना जाता था। उसके कट ब्लाउज़ और शिफॉन साड़ी का जिक्र पूरे मुंबई में पहले भी हो चुका था। उस महफिल में सरला देवी खद्दर की साड़ी पहन के जाती हैं। गांधी भी हैं उस महफिल में, और बाद में गांधी लौटने पर उनसे कहते हैं, जितना सम्मान तुम्हें कीमती साड़ी पहनने पे मिलता, उतना ही सम्मान तुम्हें खद्दर की साड़ी पहनने पर भी मिला है, बल्कि खादी के कारण तुम्हारे प्रति सबके मन में आदर का भाव जास्ती बढ़ा हुआ दिख रहा था कि आप खद्दर पहने हैं कोई स्त्री। और इस तरह सरला देवी ने अभिजात्य वर्ग में खादी को एक ड्रेस के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। गांधी अपने पत्रों में अब सरला के लॉ गिवर, अपने आप को नीचे लिखते हैं, तुम्हारा लॉ गिवर, यानी कि तुम्हारा कानून तुमको बताने वाला है कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी। गांधी अब डिक्टेट करने लगे हैं सरला को। ऊपर शुरुआत कर रहे हैं वो माई डियर से, और नीचे लिखते हैं तुम्हारा लॉ गिवर। कुछ पत्रों में वो लिख रहे हैं उनको माई डियरेस्ट, और भी संबोधन हैं, लेकिन इस तरह से गांधी का अपने पत्रों में लॉ गिवर कहकर संबोधन करना और यह लिखना कि चंद्रमा को देखते समय वे सरला को साथ रखना चाहते हैं। गांधी जी की इस बात पे सरला कभी रामभद्र चौधरी के बारे में सोच रही है और कभी कस्तूर के बारे में। बहुत अच्छा विवरण है इस जगह पर जो मैं चाहूँगा सुनाऊँ। सरला सोच रही है, समाज के दिए बंधनों में हम सब बंधे हैं, पर आत्मा का आकाश तो अनंत है, वह किसी बंधन में नहीं। आत्मा बस संग होने की साझेदारी की चाह से बंधती है। क्या कभी रामभद्र चौधरी ने किसी सूर्योदय को या चांद को देखते हुए सरला की कमी को इस तरह से अपनी आत्मा की गहराई से महसूस किया होगा? पति पत्नी के बीच शरीर का संबंध ज़्यादा है, आत्मा का कम। छोटी छोटी ज़रूरतों के संबंध में ऐसा जाल है कि अच्छी तरह से सेके गए पराठे को ही पत्नी का प्रेम मान लेता है पुरुष।
पति के लाए गहने या कपड़े को आत्मिक जुड़ाव का प्रमाण मान लेती है पत्नी। 27 अप्रैल 2020 के एक पत्र में, जबकि उसके पहले 1920 27 अप्रैल 1920 के एक पत्र में गांधी मेरी प्यारी बहन करके संबोधित करते हैं पुनः। इस बारे में अब आप श्रोताओं के और पाठकों के ऊपर ये छोड़ा जाता है कि गांधी क्या चीज़ थे, वो सरला को किस तरह से प्रेम निमंत्रण भेज रहे थे, वहीं दूसरी ओर बहन भी कह रहे थे, आगे जाके पत्नी भी कहने वाले थे। तो अब जैसी आपकी समझ वैसी गांधी की परिभाषा। पत्र में लिखते हैं, मेरी प्यारी बहन लिखकर कहते हैं कि अब यह बिछुड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस जगह तुम बैठती हो उस ओर मैं देखता हूँ और उसे खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूँ। केलनबैग के अलावा किसी स्त्री पुरुष ने मेरे जीवन को उस तरह से नहीं भरा था जैसा तुम अभी कर रही हो। शायद ऐसा पिछले जन्म के कारण है। और सरला से फिर कहते हैं कि राम भज की अनुमति लेकर साबरमती आ जाओ। सरला के पास समस्या यह है कि वो राम भज चौधरी गांधी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो गांधी के भक्त भी नहीं हैं। अगला अध्याय शुरू होता है जिसका शीर्षक है प्रेम गली सकरी होती है। गांधी फिर लिख रहे हैं, तुम्हारी याद अब भी बहुत आती है, नींद में भी। क्या आश्चर्य कि पंडित जी तुम्हें भारत की महाशक्ति कहते हैं। तुमने उन पर कोई जादू किया होगा और वही जादू तुम मुझ पर आजमा रही हो। गांधी इस समय ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए 13 वर्ष उनको हो चुके हैं। गांधी के सिर में एक बार दर्द हुआ तो सरला ने उनका सिर दबाया। उसी क्रिया के दौरान गांधी ने उनके हाथ को स्पर्श किया और फिर हाथ अपना झटके से खींच लिया और सरला से कहा कि तुम बाहर जाओ। सरला भी इस आचरण से अवाक रह गई। उसको समझ में नहीं आया कि ये गांधी जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। लेकिन इस जगह पर एक अंश पढ़ के सुनाना आवश्यक है। गांधी लिखते हैं कि सब लोग आश्चर्य प्रकट कर पूछ रहे हैं कि सरला देवी उनके साथ क्यों नहीं है, पर इसका जवाब तो सिर्फ पंडित रामभज चौधरी ही दे सकते हैं। गांधी तुलसीदास के हवाले से लिखते हैं कि उत्तम व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति में समानता यह होती है कि वे दोनों ही दुख देते हैं। एक बिछड़ने पर दुख देता है, दूसरा मिलने पर। उत्तम व्यक्ति का दिया दुख बेहतर है क्योंकि उस दुख में फिर मिलने की आस बनी रहती है। सरला पत्र पढ़ के मुस्कुराती है कि अब तो यह आस जल्द ही पूरी होगी। यानी कि सरला भी अपने मन में अब ये निर्णय ले चुकी हैं कि उनको गांधी के पास जाना है। गांधी भी उनको लिख रहे हैं कि अब यह आधा अधूरापन नहीं चलेगा। वह अपना सांसारिक जीवन छोड़कर साबरमती आश्रम आ जाएं। लेकिन सरला एक सांसारिक स्त्री है, उनके पति हैं, पूर्व पत्नियों के 2 बेटे हैं जिनकी शादियां होनी है, सास है। सरला देवी के मन में बहुत संशय है कि वो करें तो करें क्या। सरला इसमें जानती हैं कि आश्रम का जीवन भी उतना निर्द्वंद्व नहीं होता, वहाँ के अपने नियम हैं। और जो बीच में वो आश्रम जाके रही हैं कुछ दिन, तो आश्रम में भी कुछ लोगों से उनके मनमुटाव हुए, जिनमें गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी का विशेष रूप से जिक्र उन्होंने किया कि वो गांधी के कट्टर अनुयायी हैं, गांधी के भतीजे। और एक तरह से वो गांधी से ज़्यादा आश्रम में व्यवस्थाएं बनाए रखने में तानाशाह हैं। सरला की उनसे कई बार तकरार हुई और सरला ने कुछ आश्रम के नियम नहीं माने। सरला अपने आप को स्वतंत्र रखती थी। यहाँ तक कि सरला के पुत्र दीपक ने भी कहा कि माँ, तुम्हें आश्रम के नियम मानने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उसको मगनलाल गांधी की बातें सुनाई दी होंगी उनके बेटे को, तो उसने अपने माँ से बोला
लेकिन सरला के मन में हमेशा ये भ्रम रहता था कि गांधी अपने सहयोगियों विरोधियों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया बहुत विचित्र होती है। मगनलाल के बारे में सोचते हुए सरला के मन में एक सवाल हमेशा उठता है, क्या गांधी अपना विरोध करने वाले के प्रति भी उतने ही स्नेही हैं जितना वे दिखते हैं? ऐसे ही एक व्यक्ति हैं बुरजोरजी पातशाह। इनका जिक्र मैंने बोला, एक बहुत सारे पात्रों का जिक्र आता है। इनमें बुरजोरजी पातशाह हैं जो गांधी के असहयोग आंदोलन के विरोधी हैं। पातशाह जैसा शिक्षित विद्वान पूरे देश में मिलना मुश्किल है। वे जमशेद जी टाटा के जमाई बनने वाले थे, पर शादी के पहले ही जमशेद जी की बेटी की मृत्यु होने पर जमशेद टाटा ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने देश से बाहर भेज दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था के निर्माण में पातशाह की भूमिका है, ये एक तथ्य है। तो बुरजोरजी पातशाह का नाम आप लोग भी दर्ज कर लें। बुरजोरजी पातशाह ने ईस्ट एंड वेस्ट पत्रिका में एक लेख लिखा और उसमें वो गांधी की आलोचना करते हैं। लिखते हैं कि जब अहिंसा को खुद ही एक धमकी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो तो अहिंसा धर्म कैसे हो सकती है? यदि हम अपनी ताकत से अपने विरोधी को डरा रहे हैं कि वो हमारी बात मान ले तो इसे कम से कम आध्यात्मिक या दिव्य तो नहीं कहा जा सकता। गांधी का अपना नज़रिया है, गांधी स्पष्टीकरण भी देते हैं सरला को, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और सरला अभी तक ये तय नहीं कर पाई हैं कि वो लौट के वापस आएंगी या अपने परिवार में ही रहेंगी। गांधी इधर अहमदाबाद रवाना हो जाते हैं, वहाँ मिल मालिक और मज़दूरों के बीच में हड़ताल चल रही है और गांधी वो हड़ताल सुलझा नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत व्यथित हैं और सरला को पत्र लिख के बता रहे हैं कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। सरला को आश्चर्य होता है कि अनुसूया बेन साराभाई जैसी स्त्री के रहते हुए भी गांधी इतने दुखी क्यों हैं। एक नया पात्र पुनः आपके उपन्यास में आता है, अनुसूया बेन साराभाई। इनका मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं ताकि आप लोग भी समझ सकें। अनुसूया बेन साराभाई, हाँ, उन्हीं परिवार की थी। मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बड़ी बहन हैं और गांधी के हिंदुस्तान आने से पहले ही मजदूरों के अधिकार के लिए संघर्ष करती आई हैं। साराभाई जैसे समृद्ध परिवार में जन्मी अनुसूया बेन 9 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई थीं। 13 साल की उम्र में उनके चाचा ने उनका विवाह कर दिया, पर शादी न टिकी। वह वापस मायके लौट आईं। भाई अम्बालाल ने 27 साल की उम्र में उसे इंग्लैंड पढ़ने भेजा, जहां वे फेबियन सोसाइटी के संपर्क में आईं, जहां सामाजिक न्याय, मजदूरों के न्यूनतम वेतन और ट्रेड यूनियन की बातें चल रही थीं। लंदन की सड़कों पर सफ्रागेट आंदोलन की औरत को वोट देने के अधिकार के लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसमें अनुसूया बेन शामिल थीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने मजदूर और समाज कल्याण विषय चुनकर अपनी पढ़ाई की थी। सरला को अपने से 13 साल छोटी अनुसूया बेन की आज़ाद ख्याली में अपना प्रतिबिंब नजर आया। अनुसूया बेन ने पश्चिम की औरतों की तरह सड़कों पर अकेले घूमकर जिंदगी को एक नए सिरे से जाना था। अनुसूया बेन ने सरला को अचरज में डालते हुए हंसकर कहा, वहाँ बॉल डांस सीखा मैंने, खूब सिगरेट पी, अब्दुल्ला नंबर 8 लेडी सिगरेट मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। सरला ने अनुसूया बेन को मैसूर जाकर पढ़ने के अपने अनुभव के बारे में बताया और ये माना कि कितना ज़रूरी है उसके अपने लिए कि देश, परिवार और समाज के दायरों से बाहर निकलकर ज़िंदगी को देखना, ऐसी खुली हवा में सांस लेना जहां आपकी सांसों की गिनती तक का हिसाब ना रखा जा रहा हो। अनुसूया बेन ने मज़दूरों के एक थके हारे जत्थे को गिरते पड़ते घर लौटते हुए देखा तो आश्चर्य से पूछा कि आप इतना झुक के क्यों चल रहे हैं। तो मज़दूरों में से किसी ने बताया कि पिछले 36 घंटे से हम निरंतर मिल में काम कर रहे हैं, तो अब सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस दृश्य ने अनुसूया बेन के जीवन की दिशा तय कर दी। वे खुद अपने मिल मालिक भाई के खिलाफ मज़दूरों की लड़ाई में शामिल हो गई। तो ये अनुसूया बेन साराभाई का जिक्र उस उपन्यास में आता है। पत्र लगातार गांधी के जारी हैं।
लगभग रोज के हिसाब से आ रहे हैं। गांधी की यात्राएं भी निरंतर जारी हैं और कई पत्र मिस हो जाते हैं इन दोनों के। गांधी के इनके पास पहुंच जाते हैं, इनके पत्र जब तक ये अहमदाबाद के पते में पहुंचे, गांधी जी पुणे से वो चेन्नई, गांधी जी निरंतर यात्राएं कर रहे हैं। और सरला के कई पत्र गांधी को नहीं मिलते हैं, लेकिन गांधी हर पत्र में आत्मीयता का इजहार कर रहे हैं और बीच बीच में लेकिन ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे सरला नाराज हो जाती है। कभी कभी वो सरला को जिद्दी बता देंगे, कभी कहेंगे तुम्हारे अंदर बचपना बहुत है, कभी कहेंगे तुम अभिजात्य वर्ग की हो इसलिए तुम बिगड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी तो सुविधा परस्त हो, तुम्हारे जीवन में सुविधाएं बहुत हैं, तो अपनी सुविधाएं नहीं छोड़ना चाहती। और जैसा कि प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, अगर अपने प्रेमी से एक आलोचना का एक शब्द भी उनको दिन भर परेशान करने के लिए काफ़ी है कि गांधी ने ऐसे क्यों लिखा। यानी कि इतना तो तय है कि गांधी और सरला देवी दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे और मोह में पड़े हुए थे। गांधी जी ने रामभज चौधरी को फिर से पत्र लिखा कि सरला को यहाँ भेज दो। उस समय उनके सौतेले बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं और गांधी ने रामभज चौधरी को पत्र में लिखा कि सरला को मैंने मजाक में एक बार यह कहा कि उसके ज़िंदगी में आने के बाद मेरी प्रार्थना में कोई ईश्वर ना होके देवी होता है और मेरी कल्पना की देवी प्रेम पूर्ण है, मनुष्यता के लिए कोई भी काम भार नहीं है, मेरी कल्पना की देवी विवाहित है पर ब्रह्मचारिणी है। रामभज को गांधी की ब्रह्मचर्य व्रत की बात बिल्कुल फिजूल लगती है और उन्हें गुस्सा भी आता है जब उनको ये सुनने में आया कि गांधी जी चाहते थे कि मगनलाल गांधी की 10 साल की जो बेटी है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, व्रत ले ले। ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर गांधी की खूब आलोचना हुई है, जिसमें रामभज दत्त को भी ये बात पसंद नहीं आई और यहाँ तक कि सरला को भी ये चीज़ समझ नहीं आती थी गांधी की। लेकिन स्थितियाँ इन दोनों के बीच प्रेम इस तरह से गहरा गया था कि लेखिका लिखती हैं कि गांधी जो हैं सरला और रामभज दत्त चौधरी के बीच एक विघ्न की तरह उपस्थित हो गए थे। वो अपने पत्रों में माई डियरेस्ट सरला कह के संबोधन करने लगे थे। सरला उनके पत्र पढ़ने के बाद विचारों में खोई रहती थी। विचारों में खोना इसलिए भी था कि उनके मन में लगातार ये चल रहा था कि क्या मैं अपने पति का घर छोड़ के हमेशा के लिए साबरमती आश्रम चली जाऊं। एक और पात्र का जिक्र मिलता है, ठाकुर मणि, जो सरला की दाय जैसी हैं और बचपन से सरला के साथ ही रही हैं। ठाकुर मणि स्वयं भी निसंतान बाल विधवा थीं और सरला की शादी के बाद इनके साथ ही बंगाल से पंजाब भेज दी गई थी। तो एक तरह से दूसरी माँ आप सरला की उनको कह सकते हैं। ठाकुर मणि उससे बोलती है सरला का चेहरा देख के कि दीदी मणि, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वह ठीक नहीं है। कभी जमाई साहब का चेहरा ध्यान से देखती हो? तुम्हारी सास कितनी परेशान है। तुम तो खुद बंकिम चंद्र बाबू की देवी चौधरानी हो। तुम्हें किसी की इतनी बात क्यों माननी है, चाहे महात्मा जी ही क्यों ना हो। यानी कि ठाकुर मणि भी विरोध में है कि सरला गांधी के पास जाए। सरला दुविधा में है, उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति अब लगभग गायब हो चुकी है जो उसकी पहचान हुआ करती थी। गांधी फिर एक पत्र लिख रहे हैं सरला को, एक पत्र पहले जिसको बहन करके संबोधित कर रहे हैं, अगले पत्र में गांधी लिख रहे हैं, अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें पंडित रामभज और सारी दुनिया के सामने एक बड़े भाई की तरह गले लगाकर चूम लूं। खैर चिंता ना करो, जनता के सामने इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगला अध्याय, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए आश्रम घर है या मैं ही तुम्हारा घर हूँ। निरंतर पत्रों के बीच सरला रामभज के साथ आश्रम आई हैं, साबरमती आश्रम आई हैं और अलग अलग जगहों पे गांधी की सभाओं में वो जाती रहती हैं और उनको माताजी कह के लोग संबोधित करने लगे हैं। इस बीच गांधी जी
राजगोपालाचारी को एक पत्र में सरला के बारे में कुछ लिख के सूचित करते हैं अपने मन के भाव, और जिसके जवाब में राजगोपालाचारी जैसे गांधी के अनुयायी बहुत नाराज़ हो जाते हैं और एक विस्फोटक पत्र लिखकर सरला की आलोचना करते हैं, साथ ही साथ गांधी की भी। उसको मैं एक पैराग्राफ अवश्य पढ़ूंगा। सरला को गांधी ने वो पत्र दे दिया कि लो भाई, राजगोपालाचारी ने ये लिख के भेजा है। गांधी तो कैसे कैसे शब्द थे जो बिच्छू की तरह डंक लिए हुए थे। शरीर, वासना, शैतान। सरला ने शैतान का रूप धर के गांधी के तप को नष्ट करना चाहा है। सरला की देश सेवा और त्याग की यह व्याख्या। राजगोपालाचारी जैसे लोग सोचते हैं कि गांधी की दमन की हुई वासना उनके हृदय में सरला के प्रति प्रेम का भयानक भ्रम पैदा कर रही है। राजा जी के शब्द सरला की आंखों के सामने जैसे खड़े हुए उस पर उंगली उठा रहे हैं। सरला आश्रम की मिस फेयरिंग के जूतों की रस्सी बांधने लायक भी नहीं है। सूर्योदय के सूरज जैसी श्रीमती गांधी के सामने केरोसिन के तेल की ढिबरी के समान है। महादेव देसाई जिसे सरला की सुंदरता और महानता समझने की भूल कर रहे हैं, वह कोबरा सांप के सिर की सुंदरता जैसी है। गांधी ने ना सिर्फ खुद को बल्कि संपूर्ण साधुता को, पवित्रता को, वैराग्य को, हिंदुस्तान की सारी आशाओं को अकथनीय लज्जा और नष्ट होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह की अनेक बातें राजगोपालाचारी ने सरला को संबोधित होते हुए लिखी। सरला को ये पत्र गांधी ने पढ़ाया। सरला खूब नाराज़ हुई, उनकी आंखों से आंसू बहे। सरला को ये भी लगा कि ये सिर्फ सरला का ही नहीं, पूरे टैगोर परिवार का अपमान है, माँ स्वर्ण कुमारी का अपमान है, गांधी जी का भी अपमान है। गांधी जी से वो अपनी नाराज़गी जाहिर करती हैं कि आपको इनका उत्तर देना चाहिए। गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं। अगली सुबह शहर में अपने साथ ले जाते हैं और यंग इंडिया में छपे अपना एक लेख लॉ ऑफ सफरिंग उनको पढ़ने के लिए देते हैं, यानी कि कष्ट सहने की अनिवार्यता। लॉ गिवर बनकर आप हिदायत देते रहते हैं, शहर पर जाना, पढ़ाई करना, चरखे से सूत काटना, हिंदी पढ़ना, हिंदी में लिखना, और अब राजगोपालाचारी को उत्तर भी देना। गांधी भी राजगोपालाचारी को उत्तर देते हैं और सरला भी पत्र लिखती हैं। बाद में राजगोपालाचारी ने एक और पत्र लिखकर ये माफ़ी मांगी कि मैंने आवेश में आकर गलत और कटु बातें लिख दी, तथ्य के रूप में। 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ। गांधी की सभाओं में सरला का आना जाना जारी है। यात्राएं भी ये लोग साथ करते हैं, ट्रेन यात्राएं भी साथ कर रहे हैं। फिर एक पत्र में फिर गांधी को जैसी बात लिख देते हैं जिसमें सरला नाराज़ हो जाती हैं। वो लिखते हैं माई डियरेस्ट स्टूपिड ओवर ग्रोन बीपर, जब देखो तो रोती रहती हो, मेरी तर्क बुद्धि कितनी मंद हो गई है कि मैं तुम्हारी मूर्खता के बावजूद तुमसे प्रेम करता हूँ। तो सरला को उनका कोई ना कोई शब्द चुभ जाता था और खट्टी मीठी बातों के साथ उनका प्रेम आगे बढ़ रहा था। रामभद्र चौधरी गांधी को के विरोधी इस संदर्भ में थे कि वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, विशेषकर खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने के गांधी के प्रयास। आप लोगों में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि खिलाफत आंदोलन खलीफा से जुड़ा हुआ था और गांधी का ये प्रयास था कि इस देश के मुसलमान असहयोग आंदोलन में जुड़ जाएं खिलाफत के माध्यम से। तो खिलाफत और उसको एकीकरण की वो उन्होंने प्रयास किए थे। रामभद्र चौधरी जैसे लोग या अन्य भी हिंदू संगठन के लोग ये आश्वासन चाहते थे कि जब हम मुसलमानों के समर्थन में इनके साथ खड़े हैं तो मुसलमान भी ये आश्वासन दें कि वो गौवध नहीं करेंगे। तो गांधी का उत्तर इस पर यह रहा करता था कि मुसलमान अवश्य ही ऐसा करेंगे, लेकिन इसकी कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कोई सौदेबाजी ना हो, उनके अंदर अपनी आत्मचेतना होगी और वो ऐसा करेंगे। इन चीज़ों को लेके गांधी का हमेशा ये कहना था कि कोई भी चीज़ सौदेबाजी के रूप में या दबाव के रूप में किसी को नहीं सिखाई जानी चाहिए। अपने मन से वो प्रेरित होते लगे। फिर एकाएक
गांधी को याद आती है किलनबेग की, और गांधी एक पत्र लिखते हैं किलनबेग को, और लिखते लिखते सरला को पत्र पढ़ने को देते हैं। सरला भी चाह रही होंगी कि किलनबेग को पत्र लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे बारे में भी कुछ लिखेंगे, तो एक जल्दी से वो पत्र मैं पढ़ देता हूँ। गांधी लिख रहे हैं कि मैं अभी देवदास और एक दूसरे भरोसेमंद साथी के साथ यात्रा कर रहा हूँ। उसे देखोगे तो उस पर मुग्ध हो जाओगे। बात यह है कि इस महिला से मेरा बहुत घनिष्ठ संपर्क हो गया है। वह अक्सर यात्रा में मेरे साथ रहती है। इसके साथ मेरे संबंधों को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। मैं उसे अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। ये किलनबेग को लिखे पत्र में गांधी ने स्वीकार किया, और वो पत्र उन्होंने सरला को भी पढ़ने को दिया। सरला जब ये पढ़ती हैं कि आध्यात्मिक पत्नी, तो जो जख्म राजगोपालाचारी के शब्दों से लगे थे उन पर एक मरहम की तरह ये शब्द काम करते हैं। लेकिन आश्रम में फिर भी कुछ लोगों से सरला के मतभेद निरंतर जारी हैं, जिनमें एक और नाम आता है मथुरादास त्रिकम जी, जो गांधी जी की सौतेली बहन के पौत्र हैं और उनकी सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, और लाहौर में सरला देवी के घर में भी रहे हैं। उनको ये नाराज़गी है कि सरला देवी आश्रम के नियम नहीं मानती। इस तरह से आखिरी अध्याय पर हम पहुंचते हैं, जिसका शीर्षक है क्या तुम मेरी वैसी ही आध्यात्मिक पत्नी हो। लगभग 1 साल पूरा होने को आ रहा है। सरला पिछले अक्टूबर की बात सोच रही है, जब गांधी उसके घर में अतिथि के रूप में आए थे, और पिछले 1 साल में इतना कुछ घटित हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन है, गांधी जी मना कर देते हैं कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सरला देवी चाहती हैं कि इसी बहाने में कलकत्ता में अपने परिवार में मुलाकात होगी। लेकिन गांधी जी चूँकि लॉ गिवर के रूप में बन चुके थे, एक डोमिनेंट प्रेमी की तरह आचरण करते थे, जो सरला को पसंद नहीं था। कलकत्ता तो मैं आने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सरला को ऐसा लगता था कि गांधी बंगाली समुदाय को जानते ही कितना है, मेरा होना बल्कि उनके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी असहयोग आंदोलन को लेकर बहुत सारा विरोध है कांग्रेस के अंदर भी, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसे झगड़ालू राष्ट्रवाद कहते हैं, असहयोग आंदोलन को। जिन्ना और मालवीय जी के असहयोग के विरोध के बावजूद गांधी असहयोग आंदोलन जारी रखते हैं, और तमाम काउंसिल से जो मतदान होता है उसमें गांधी जी के पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, यानी असहयोग आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। गांधी सरला की मर्जी के खिलाफ भी कलकत्ता अधिवेशन में आ जाती हैं, और जहां उनकी गांधी से तकरार होती है, वो तकरार में सरला का क्रोध उफन पड़ा। आप हर समय मुझे कहते रहते हैं यह करो वह मत करो। मैं कोई स्कूल की छात्रा नहीं हूँ जिसे हर बात पर आपको ज्ञान देना पड़े। मैं तंग आ गई हूँ सुनते सुनते, कितना धीरज रखूँ मैं। गांधी जी सरला के विस्फोट के बाद से एकदम चुप हो गए, एक लफ्ज़ भी ना बोले। सरला उस सन्नाटे से घबरा गई थी। बाद में किसी तरह गांधी को अकेले में खोजकर उसने कहा कि मेरी गुस्से में कही बातों को आप भूल जाएं। गांधी कुछ नहीं बोले और चले जाते हैं, और बाद में एक पत्र में लिखते हैं पश्चाताप ही एक उपाय है। अब सरला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना अवश्य है कि गांधी जी सरला से अब दूरी बनाना चाह रहे थे। सरला के मन में भी नाराज़गी उनके प्रति बढ़ने लगी थी, विशेषकर उनके डोमिनेंट होने से। अंत में स्थिति ये आई कि गांधी का अंतिम पत्र आता है। अंतिम इस संदर्भ में कि उसके बाद से निजी बातों और लगाव का कोई जिक्र उनके पत्राचार में उसके बाद नहीं हुआ। कांग्रेस या स्वदेशी के बारे में बातचीत होने पे भले ही होता रहा हो। और अंतिम पत्र के बाद सरला सोच रही हैं कि गांधी अंततः पुरुषवादी ही निकले। पत्नी वह है जिसकी तुलना में पति अधिक विकसित हो। पत्नी वह नहीं हो सकती जिसमें पूर्ण समर्पण ना हो, जिससे मतभेद हो, जो सवाल पूछे, जो एकात्म ना हो, वह आध्यात्मिक पत्नी नहीं हो सकती। तब कहाँ है स्त्री पुरुष सी बराबरी।
गांधी के लिए स्त्री की आदर्श भूमिका वही है जो शंकर के लिए उमा, राम के लिए सीता की है। गांधी ब्रह्मवादिनी गार्गी की बात नहीं करते, जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य को बहस में चुनौती दी थी, और जैसा उस ऋषि ने अंत में कह दिया था कि गार्गी और प्रश्न मत पूछो वरना तुम्हारा मानसिक संतुलन खो जाएगा, गांधी जी भी यही कह रहे हैं। सरला, और प्रश्न मत करो, संदेह मत करो, मैं जो कह रहा हूँ मान लो। और वो ये भी लिखते हैं, मुझसे बहुत सारे मतभेद हैं, इसलिए तुम मेरी आध्यात्मिक पत्नी बनने के लायक नहीं हो। और शरीर, सरला के प्रति शरीर की वासना गांधी में रही है। क्या गांधी एक तरह से यह मान रहे हैं कि सरला उनके लिए बहुत सी परेशानियां पैदा कर रही होगी और वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो क्या राजगोपालाचारी ने सही लिखा था कि गांधी की दमित वासना उनमें प्रेम का भ्रम पैदा कर रही है? यहाँ पर आकर यह उपन्यास समाप्त होता है। व्यथित सरला को ठाकुरमणि अपने गले से लगा लेती हैं और ये उपन्यास समाप्त होता है। और गांधी और सरला की जो ये प्रेम कहानी है या जो संपर्क है वो 1 साल की अवधि का पूरा पत्राचार है। उसके बाद गांधी और सरला परस्पर दूर हो जाते हैं। अंतिम अध्याय के बाद एक उपसंहार में कुछ तथ्य लेखिका ने दर्ज कराए हैं। मैं उन तथ्यों को जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा ताकि हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकें अपने अपने हिसाब से। गांधी से 2020 में संपर्क इनका समाप्त हो गया अक्टूबर में। जून 1921 में लाहौर कांग्रेस कमेटी के तहत सरला की प्रेरणा से 2000 स्त्रियों ने भाग लिया। सरला निरंतर विदेशी कपड़ों के विरोध में सभाओं को संबोधित करती रहीं। भारत एशिया विशेषज्ञ गर्ट्रूड इमर्सन ने इन्हीं दिनों चरखा लेकर शांति निकेतन से कलकत्ता की रेल यात्रा करती सरला देवी से मुलाकात का दिलचस्प वर्णन अपनी यात्रा में किया है। 1921 के इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में सरला देवी सब कमेटी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुईं। सरला देवी के विश्व प्रसिद्ध मामा रवींद्रनाथ अपनी भांजी के इस प्रचारक स्वरूप से खिन्न थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा था कि सरला शांति निकेतन में प्रकृति, कला, नृत्य जैसे विषयों में रमी युवतियों को फटकार लगा के गई है कि अभी समय नाच गान रंग में उड़ने का नहीं है, अभी देश के लिए आहुति का समय है। सरला का स्वदेशी में विश्वास नहीं डिगा। अहिंसा पर उनका पुराना अविश्वास भी कायम है। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अनेक नेताओं की तरह सरला देवी गांधी के इस कदम के विरोध में थी। गांधी यानी कैदी नंबर 827 यरवदा जेल में सरला देवी ने अपनी एक पांडुलिपि भेजी थी जो गांधी को पढ़ने के लिए नहीं दी गई। सरला देवी के पत्र से गांधी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट से उसको लौटाने के लिए कहा। 1922 में वानप्रस्थ लेके सरला देवी हिमालय चली जाती हैं। रामभज दत्त चौधरी का 1923 में स्वर्गवास हो जाता है। 2 साल बाद सरला देवी लाहौर से अपनी जन्मभूमि कलकत्ता लौट आई हैं और दोबारा पत्रिकाओं में लेख लिखना और संपादन का काम आरंभ करती हैं। गांधी ने राजगोपालाचारी को 1 साल बाद लिखे पत्र में लिखा, आपका अनुमान सही है, वह मित्र सरला देवी ही है। वह मुझ पर और अधिक विचारों की बौछार करना चाहती हैं, किंतु मैंने अब उन्हें वह जगह देने से इनकार कर दिया है। जाहिर है कि गांधी जी सरला देवी से पुनः गहरा संपर्क बनाने से बचना चाहते थे। इधर अपनी पत्रिकाओं में सरला देवी लगातार गांधी पे भी तीखे व्यंग्य लिखती रहीं। एक तीखे व्यंग्य में वो लिखती हैं कि इस विषय में महात्मा गांधी से समझ लेना ठीक रहेगा, नहीं तो चेले करेंगे सत्याग्रह और गुरु जी नाम देंगे दुराग्रह। यंग इंडिया के कई किस्तों में अपनी आत्मकथा का अनुवाद 1925 से 29 तक जो यंग इंडिया की कई किस्तों में अंग्रेजी अनुवाद में छपी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में
सरला देवी चौधरानी के साथ अपने भावनात्मक संबंध का कोई जिक्र गांधी ने नहीं किया है। उनका नाम पंजाब के संदर्भ में सिर्फ एक बार आया है कि गांधी के आतिथ्य का भार सरला देवी पर था जब वे पंडित रामभज दत्त के बंगले में ठहरे थे। संभवतः सरला देवी को गांधी की इस सोची समझी अनदेखी से राहत ही महसूस हुई होगी। 1933 में सरला देवी के मन में बेटे दीपक का विवाह जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा से करने की इच्छा जागी। सरला देवी के कहने पर गांधी ने इसकी चर्चा जवाहरलाल से की थी। गांधी ने नेहरू को लिखा था कि इंदिरा अगर विवाह के लिए तैयार हो तो उनके मत से उसकी दीपक से जोड़ी अच्छी रहेगी। नेहरू को इस विवाह की बात नहीं जची। तब गांधी ने नेहरू को लिखा, दीपक के बारे में आपकी राय मैं समझ गया, मैं सरला देवी को भरसक नरमाई के साथ लिखकर समझा दूंगा। बाद में मगनलाल गांधी की पुत्री राधा से दीपक का विवाह होता है। इस तरह से बहुत सारे तथ्य हैं, जिसमें एक तथ्य यह है कि सरला देवी ने बांग्ला भाषा की देश पत्रिका में 1945 में किस्तों में छपी अपनी अधूरी आत्मकथा जीवनेर झरा पत्ता में 3 बार गांधी के नाम का उल्लेख किया है, किंतु किसी तरह के व्यक्तिगत संपर्क की कोई कथा उसमें नहीं है। अगस्त 45 में गांधी की मुलाकात सरला देवी के बेटे दीपक से हुई। यह पता चलने पर कि सरला देवी अस्वस्थ हैं, गांधी ने सरला को पत्र लिखा, जन्म मृत्यु हमारे जीवन के अंग हैं, तुम्हारे हिस्से की तकलीफ सहने की तुम्हें शक्ति मिले। किंतु सरला देवी यह पत्र प्राप्त होने के एक दिन पहले ही जा चुकी थी। गांधी के सरला को लिखे 80 से ज़्यादा पत्र उपलब्ध हैं, किंतु सरला देवी के गांधी को लिखे सिर्फ 4-5 पत्र बचे हैं। बाकी गांधी की सबसे छोटी बहू लक्ष्मी गांधी, जो राजगोपालाचारी जी की बेटी थीं, द्वारा जला दिए गए। गोपाल कृष्ण गांधी ने हरी स्याही से लिखे उन भावपूर्ण पत्रों का जिक्र अपने एक भाषण में किया है। 1932 में कैथरीन मैरी हेलमैन नामक एक युवा अंग्रेज औरत सेवाग्राम में आकर 8 साल रुकी। उसे गांधी की 2 अंग्रेज पुत्रियों में से एक के रूप में जाना जाता था। गांधी ने उसे नाम दिया सरला बहन। तो यहाँ पर ये उपन्यास समाप्त है।